हमने देखा और अब ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। इन सब के बीच ही अपडेट है यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर। रूस पर यूक्रेन का भीषण हमला सामने आ रहा है और इसी को लेकर अपडेट है। यूक्रेन ने रूस की सीमा पार कर यह हमला किया है, यानी कि रूस की सीमा में घुसकर यूक्रेन ने यह पलटवार किया। पहली बार यूक्रेन ने रूस में घुसकर यह अटैक किया है। यूक्रेन ने मार गिराए हैं 27 लड़ाकू ड्रोन। 30 किलोमीटर अंदर घुसे हैं यूक्रेन के सैनिक। राष्ट्रपति पुतिन ने इमरजेंसी का ऐलान इस बीच कर दिया है। रूस यूक्रेन में 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है इस युद्ध को चलते हुए, और 2.5 साल के करीब जब ये वक्त हो गया जब रूस इस बात पर अड़ा रहा, टिका रहा, यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि जब तक यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। जब तक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की घुटनों पर नहीं आ जाते तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। ऐसे में यूक्रेन ने पहली बार किया है कि रूस की सीमा के अंदर घुसकर उसने हमला किया है। 2.5 साल से जारी है ये युद्ध और ऐसे में रूस पर यूक्रेन ने किया है भीषण हमला, पलटवार भी इसे आप कह सकते हैं। यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर 30 किलोमीटर अंदर तक घुसकर अटैक किया है। 27 लड़ाकू ड्रोन ऐसे हैं जो कि मार गिराए हैं। यूक्रेन जो कि इस युद्ध में अभी भी टिका हुआ है, बना हुआ है, और रूस जो कि हमला करने के लिए लगातार तैयार, पीछे हटने को रूस भी तैयार नहीं। कुर्स्क पर हमला आखिर क्यों किया गया है, कैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध की स्थिति और ज्यादा भीषण हो रही है, जानिए। रूस जहां हंगरी में करीबी रिश्ते सामने आए और हंगरी में करीबी रिश्ते स्लोवाकिया और रूस में अच्छे संबंधों को दिखाते हैं। यहां सुज्जा पर कब्जे का खास मिशन रखा गया। हंगरी को गैस की किल्लत इससे आगे आने वाले वक्त में होगी, ये तय मानिए। स्लोवाकिया को गैस नहीं मिलेगी। ये इन दोनों देशों के बीच में युद्ध की जो स्थिति है उससे प्रभाव क्या क्या पड़ेगा वो आप जान रहे हैं। इसमें सुज्जा पर कब्जे से दोनों ही मजबूर होंगे और सुज्जा पर कब्जे का एक खास मिशन भी सामने आ रहा है। दोनों यूक्रेन को मदद देने के विरोधी हैं। ऐसे में यूक्रेन कब तक चुप बैठेगा? रह रहकर पलटवार हो रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब रूस की सीमा में अंदर घुसकर 27 लड़ाकू ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन में ये जो जिद है ये शुरुआत से ही देखी जा रही है, और किस तरीके से नेटो ने ये कुर्स्क ऑपरेशन करवाया है ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटो में शामिल होना ही तो यूक्रेन की जिद जिसके चलते आज ये युद्ध के हालात हैं। नेटो ने करवाया है ये कुर्स्क ऑपरेशन। नेटो के कहने पर ज़ेलेंस्की ने यह ऑपरेशन शुरू किया। कुर्स्क के लिए ज़ेलेंस्की को नेटो का पूरा समर्थन मिला है। नेटो के दिए घातक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति भी यहां पर है, जिसके चलते ये युद्ध पॉसिबल, यानी कि ये हमला पॉसिबल हो पाया। युद्ध पिछले 2.5 साल से चल रहा है और इसी हमले के बाद रूस में व्लादिमीर पुतिन की नज़र इस युद्ध पर, इस हमले पर, और इसी के चलते इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया। व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि अगर यूक्रेन सीमा के अंदर घुसकर हमला कर रहा है तो यह घातक हो सकता है, नुकसान बड़ा हो सकता है, और इसीलिए इन हालातों के बीच में ये इमरजेंसी का ऐलान व्लादिमीर पुतिन के जरिए किया गया है। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ एक और अपडेट पॉलिटिको से है। पॉलिटिको के हवाले से ये बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर कुर्स्क में ऑपरेशन को नेटो की हरी झंडी यहां सामने आई है, यानी कि नेटो की हरी झंडी के बाद ही यूक्रेन ने यह हमला बोला है, ये धावा बोला है, वो भी रूस की सीमा में अंदर घुसकर। यूक्रेन को नेटो से हरी झंडी मिली है, जिसके बाद ये बड़ा हमला किया गया। यूक्रेन को नेटो से सपोर्ट भी है और सपोर्ट में कई हथियार भी हैं। पॉलिटिको के हवाले से खबर है कुर्स्क में ऑपरेशन को नेटो की हरी झंडी मिली और उसके बाद यूक्रेन आगे बढ़ा, रूस की सीमा में पहुंचा। कुर्स्क पर यह हमला किया गया। 30 किलोमीटर अंदर तक घुसना यूक्रेनी सैनिकों का और फिर यह हमला करना, ये बड़ा इंडिकेशन है कि ये युद्ध और ज़्यादा घातक अभी हो सकता है। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था शायद चंद दिन का ये युद्ध है या फिर चंद महीनों का है। अब तो करीब 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन यूक्रेन ने पहली बार ये हिम्मत दिखाई है कि रूस की सीमा में न सिर्फ घुसा बल्कि 30 किलोमीटर अंदर तक जाकर पलटवार किया है। 30 लड़ाकू ड्रोनों को मार गिराया। इसके पीछे कैसी ताकत और यूक्रेन का अगला कदम अभी आप क्या देख रहे हैं? और उधर व्लादिमीर पुतिन जो कि इसके पलटवार की तैयारी में अभी से जुट गए होंगे, जिस तरह का नेचर व्लादिमीर पुतिन का है। जी रचना जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और ये 2.5 साल पहले से लेके अब तक हम युद्ध में, हम इसके बारे में, रूस और यूक्रेन के युद्ध में कई मर्तबा इसके बारे में जुड़ चुके हैं। और आपका
विशेषज्ञ भी मैं इसकी दाग देता हूँ, काबिल तारीफ है वाकई में। देखिए, जब ये जो जंग शुरू हुआ था, तब सबने सोचा था कि यूक्रेन जो छोटा सा मुल्क है, ये बस 4-5 दिन की बात है और ये जंग खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में और रूस जंग जीत जाएगी। बिल्कुल, किसी को उम्मीद थी नहीं कि ये जंग इतना लंबा खिंच जाएगा और यूक्रेन जैसा छोटा मुल्क इतना लंबा इसको खींच पाएगा। हाथी और चींटी की लड़ाई में, जब अगर चींटी चाहे तो वो हाथी भला ही छोटी सी होती है, वो हाथी के नाक में दम कर सकती है, अगर वो उसके सूंड में घुस जाए, इंटेलिजेंटली अगर वो लड़े तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नेटो राष्ट्रों का साथ रहा है यूक्रेन के साथ शुरुआत से ही और उसी के दमखम पे ही यूक्रेन ये खींच पाया है। तो उनमें इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा इतने छोटे से मुल्क तक भलाई कैसे भी हो, हुक्को बैकरो भलाई कैसे भी हो, इन्होंने रूस के जो हमारा मित्र भी है, यूक्रेन भी हमारा मित्र है, ऐसी बात नहीं है, मगर 30 किलोमीटर अंदर घुस के 27 ड्रोन गिराए जो उनके लिए घातक साबित हो सकते थे। ये बहुत हिम्मत दिखाई है यूक्रेन ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने बार बार बोला है कि जब तक यूक्रेन घुटनों में नहीं आ जाएगा, जब तक बर्बाद ना हो जाएगा, हम हमले करते रहेंगे। अभी वो एक बार पहले, तकरीबन साल भर पहले रूस में प्रेसिडेंट पुतिन के पैलेस के ऊपर के घर के ऊपर एक फ्लैग पोस्ट पे एक ड्रोन गिरा था। तो ये हालांकि कुछ कंफर्म हो नहीं पाया कि ये कहां से आया था, किसने मारा था, कहां से, कितनी दूर से गया था, लेकिन पूरी उंगलियां उठी थी यूक्रेन की तरफ को, क्योंकि और कौन उस टाइम पे करेगा प्रेसिडेंट पे। लेकिन अनुमान तौर पे एक युद्ध की स्थिति पे जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उन पे हमले नहीं होते हैं वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर शतरंज का खेल देखें तो उसमें हम कर सकते हैं और ये यूक्रेन ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। मगर इससे एक बात जरूर तय है कि जो जंग हम 2.5 साल तक, अब चलो शायद हो सकता है कि अब खत्म हुए, लेकिन और लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि रूस भी इसको खामोशी से नहीं देखेगी, वो खामोशी से बैठ के नहीं देखेगी। रूस भी यूक्रेन के ऊपर एक जवाबी कार्रवाई करेगी, 100% करेगी। और जिस तरीके से वार होता है तो फिर पलटवार की भी तैयारी होती है। संजीव श्रीवास्तव जी, नेटो का समर्थन और नेटो की तरफ से ऑफ कोर्स सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं, हथियारों का भी सपोर्ट, और उसी के बढ़ावे पर यूक्रेन ने ये कदम उठा भी दिया। लेकिन अब इसके दुष्परिणाम भी तो होंगे, रूस की तरफ से पलटवार भी तो होगा। यूक्रेन ये जान रहा है कि बिना किसी सपोर्ट के या बिना किसी इस तरीके से जो सपोर्ट सिस्टम हथियारों के तौर पर है या फाइनेंशियली है, इस सपोर्ट के बिना यूक्रेन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अपनी तो चीज़ें कब की नष्ट हो चुकी हैं। ऐसे में नेटो देशों का इस हद तक सपोर्ट के रूस की सीमा में घुस जाओ, इसके पीछे आपको स्ट्रैटेजी कुछ नज़र आ रही है? क्या ये युद्ध रुकेगा? क्या रूस पीछे हटेगा या और दोगुनी ताकत के साथ फिर से यूक्रेन पर हमला करेगा? निसंदेह रशिया इसको रिस्पॉन्ड करेगा और यहाँ पर भी रशिया के आने वाले समय में बड़े हमले यूक्रेन पर किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रशिया और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध 2.5 वर्षों से जारी है और इसके आगे अभी लंबा चलने की पूरी संभावना दिखाई देती है, क्योंकि ये जो पूरा युद्ध है ये वास्तविक रूप से रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध नहीं है, बल्कि ये जो युद्ध है परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेटो तथा रशिया के बीच में चल रहा है। और यूक्रेन की टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। और यूक्रेन यदि 2.5 वर्षों से ये युद्ध लड़ रहा है तो जाहिर है कि उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो की जो पूरी सैनिक और आर्थिक ताकत उसके पीछे खड़ी है। ये यूक्रेन के सैनिकों ने जरूर अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए संकल्पबद्धता दिखाई है, लेकिन यूक्रेन के पास वो शक्ति नहीं थी कि वो 10 से 15 दिनों से ज्यादा रशिया को फेस कर पाता। ये युद्ध वास्तविक रूप से महाशक्तियां इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रही है। ये जो हमला हुआ है यूक्रेन के द्वारा जो पश्चिमी रशिया के कुर्स्क रीजन के सुज्जा नामक शहर पे, ये जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो की शहर पर किया गया है। आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्तमान समय में इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। वहाँ पर आने वाले समय में अगले 2 महीनों में चुनाव होंगे और कमला हैरिस और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कड़ी टक्कर है। और जहाँ तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से वो कमला हैरिस के पक्ष में लगातार कैंपेन कर रहा है। और जाहिर है कि यूक्रेन के विषय पर जब कभी भी यूएस के इलेक्शंस में सवाल पूछे जाएंगे तो कमला हैरिस लगातार इस बात को ये दिखाने की कोशिश करेंगी कि वो यूक्रेन की लड़ाई
बहुत ही जबरदस्त और संकल्पबद्ध तरीके से लड़ रही है। यूक्रेन उसमें जो है आगे बढ़ रहा है, उसको जो है सफलताएं मिल रही हैं इत्यादि इत्यादि। तो ये जो हमला है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो इस समय एक राजनीतिक वातावरण है, इलेक्शन का जो एक तो माहौल है, उसके संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। साथ ही साथ यूक्रेन के ऊपर जो रशिया ने उसके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे लगातार अच्छा, अभी हम पलटवार की बात कर रहे थे, अपडेट आ गया है संजीव जी, आपको रोक रही हूं मैं। एक अपडेट आ गया है रूस का, अब यहां जवाबी हमला भी कुर्स्क में सामने आया है। सुखोई 25 से यूक्रेनी फौज पर अटैक की खबर है। साथ ही साथ सुखोई 30 SM और सुखोई 35S से भी यह हमला किया गया है यूक्रेनी फौज पर। एयरफोर्स ने बम बरसाए हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी हथियारों पर हमले की बात सामने आ रही है। यूक्रेनी हथियारों पर यह हमला किया गया है, यूक्रेनी सैनिकों पर यह हमला किया गया है। और अब जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी कि रूस चुप नहीं बैठने वाला है, तो उसका एग्जाम्पल भी अब सामने आ गया है कि कैसे एक के बाद एक ये अटैक किए गए हैं और अलग अलग तरीके से ये जो मुश्किलें हैं ये यूक्रेन के सामने, यूक्रेनी राष्ट्रपति के सामने, यूक्रेनी सैनिकों के सामने ये खड़ी हो गई हैं। इन परेशानियों के बीच में आखिर क्या यूक्रेन यहाँ एस्केप रूट निकालेगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। जवाबी हमला हुआ है रूस का, कुर्स्क में ये जवाबी हमला सामने आया। रूस ने यूक्रेन पर बारूदी प्रहार किया है। यूक्रेनी सेना पर फैब 500 बम गिराए गए हैं यहाँ पर, यानी कि ये जो बम है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और इन बम के जरिए यहाँ यूक्रेनी सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से रूस ने पलटवार किया। रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल की तैनाती भी की गई है कुर्स्क में। ये सब तैयारी जो है ये पलटवार के इरादे से हैं। यहाँ व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल यहाँ पलटवार भी करेंगे, यूक्रेन को इसका जवाब भी मिलेगा, क्योंकि नेटो के सपोर्ट में आकर यूक्रेन ने हमला तो कर दिया, वो भी रूस की सीमा में दाखिल होकर कर दिया, लेकिन अब उसका जवाब देने की तैयारी रूस ने कर ली है। कुर्स्क में इमरजेंसी लगाई गई है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी शॉपिंग मॉल पर अटैक की खबर है। मिसाइल अटैक में 15 लोगों की मौत हो गई है। सुखोई 30 SM और सुखोई 35S से यह हमला किया गया है यूक्रेनी फौज पर। एयरफोर्स ने बम गिराए हैं। जब जब बड़ी दहशत होती है, बड़ी तबाही होती है, तो वो एयर स्ट्राइक के तौर पर ही सामने आती है और एयरफोर्स ने ऐसा ही किया है, आसमान से बम बरसाए हैं। मेजर शाह, रूस चुप नहीं बैठना था, चुप नहीं बैठा। व्लादिमीर पुतिन का एक इंस्ट्रक्शन और फिर एक्शन ताबड़तोड़। बिल्कुल अर्चना जी, एकदम दुरुस्त बात की है आपने। और जी हाँ, हम इसी बात पे हम चर्चा कर रहे थे और यही अपडेट भी आ गई कि इतने टाइम में रूस चुप बैठता, उम्मीद थी कि रूस चुप नहीं बैठेगा इसके ऊपर, रूस और ताबड़तोड़ हमले इंक्रीज कर देगा। अब जाहिर सी बात है, एवरी एक्शन, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसके भी रिएक्शन आएंगे। अभी नाटो राष्ट्र जो हैं वो सब बोलेंगे ठीक है, हम भी एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, मगर फिर एक हमला, फिर इसके जवाबी कार्रवाई, फिर हमला, फिर हमला, फिर हमला, तो अंत क्या है? तो जो सैनिक जो लड़ रहे हैं, मैं उनकी और उनकी फैमिलीज के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि एक सिपाही, एक फौजी लड़ता है इसलिए नहीं क्योंकि उसको नफरत है उसके सामने कौन है, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसको मोहब्बत है उसके पीछे कौन है, जिनको वो डिफेंड कर रहा है, जिनको वो बचा रहा है, क्योंकि वो नहीं लड़ेगा। मगर एक चीज और है रचना जी, देखिए एक युद्ध के बाद एक माँ इंतजार करेगी अपने बेटे का, एक बाप इंतजार करेगा अपने भाई, अपने बेटे का, एक भाई इंतजार करेगा अपने भाई का, बहन इंतजार करेगी अपनी बहन अपने भाई का, एक दोस्त इंतजार करेगा अपने दोस्त का। आखिर तौर पे जो सियासत लड़ते हैं, जो राजनीति करते हैं, वो हाथ मिलाते हैं। तो युद्ध में फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? फायदा किसी का नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान है बस सबका। और ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी शुरुआत में कह दिया था कि युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता है, सबका नुकसान ही होता है। तो ये जिस तरीके से अभी ये और भीषण युद्ध चले खींचेगा, अभी तो मैं कह रहा हूँ, ये 2.5 साल जो हम इंतजार कर रहे थे, रोज आना डेली, हम लोग कहते थे अभी कब रुकेगा, 10 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 महीने, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गए, और लंबा चलेगा अब ये। और रूस केवल इसी हमले पे चुप नहीं बैठेगा कि एक हमला कर दिया अब मैं चुप हो गया ना, अब दोनों तरफ से हमले होंगे। और अब तक यूक्रेन का स्टांस डिफेंसिव था, यानी और ज्यादा अग्रेशन इसमें नजर आएगा, और ज्यादा जो अटैकिंग पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यूक्रेन ने हिम्मत दिखाई, रूस के भीतर घुसा, नेटो के सपोर्ट के बाद ये हुआ, और अब रूस ने किया है पलटवार, जिसमें भारी नुकसान यूक्रेन और यूक्रेनी सैनिकों का देखने को मिलेगा, ये तय समझिए। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। अरब में एक और युद्ध संकट है जिस पर बात करनी जरूरी है।
अब जिस तरीके से अलग अलग देशों में टकराव की स्थिति हो, उसमें अगला नंबर जो है वो ईरान इजराइल का समझ में आ रहा है। और अब यहाँ तो टकराव की स्थिति ऐसी बढ़ी है कि फिर वो युद्ध के हालात में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। आज जानकारी ऐसी है कि इजराइल में ईरान का हमला बहुत हद तक पॉसिबल है। ईरानी सेना मिसाइलों से हमला कर सकती है। इजराइल पर ईरान जबरदस्त हमला करने की तैयारी में है। ईरान को 2640 मिसाइलें मिली हैं। कई मिसाइल ईरानी प्रॉक्सी को सप्लाई की गई हैं। अब ऐसे में ये जो अलग अलग तैयारी ईरान के सामने आ रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिन से ये कहा जा रहा है अब कभी भी हमला हो सकता है। 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं। और अब जानकारी ये कि अब आज ही की डेट में ईरान इजराइल पर जबरदस्त प्रहार कर सकता है, हमला कर सकता है, वो भी प्रॉक्सी देशों के सपोर्ट के साथ। और इस बार कोई चूक ना हो जाए, ये ईरान खास तौर पर ध्यान रखना चाहता है और इसीलिए बाकायदा स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। इस युद्ध को लेकर इजराइल को दहलाने की तैयारी में है ईरान। और अब उसकी अलग अलग वजह है जो सामने आ रही है, जिसकी वजह से ईरान इस बार पीछे कदम कतई नहीं खींचेगा। ईरान इजराइल में बड़ी तबाही भी चाहता है, नक्शे से मिटा देना चाहता है। यहाँ तक कि नेतन्याहू की हत्या की बात भी ईरान की तरफ से कही जा रही है और ये कहा है कि हानिया की मौत का जो इंतकाम है ना, वो हम लेकर रहेंगे। यहाँ ईरान को 2640 मिसाइलें मिल गई हैं और इजराइल को दहलाने की तैयारी में अब ईरान नजर आ रहा है। इसकी अलग अलग वजह है। वजह यह है कि ईरान एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और इससे बड़ी तबाही आ सकती है। इजराइल को दहलाने की तैयारी में ईरान है, तो पूरी तैयारी के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉक्सी देशों के सपोर्ट के साथ और चौतरफा घेरने के साथ यहाँ ईरान एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जो जानकारी मिल रही है। वजह नंबर 2 इसमें है, ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत की जानकारी जुटा ली है, क्योंकि अमेरिका बार बार कह रहा है इजराइल को हम प्रोटेक्ट करेंगे और ईरान को युद्ध से रोक रहा है अमेरिका। साथ ही वजह नंबर 3 ये है कि इजराइल के मिलिट्री बेस की जासूसी भी कर रहा है ईरान, क्योंकि जगह जगह जो हमले करेगा उसमें इजराइल के उन जगहों पर, उन हिस्सों पर हमला करेगा जिससे इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान हो, चोट लगे और उस चोट का असर भी हो। वजह नंबर 4 इसमें निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने रूस से मिले हथियार वॉर रेडी कर दिए हैं और अब रेडी करने के बाद यहाँ पर अब वॉर मोड में डाल दिए हैं। यानी कि रूस ने जो सपोर्ट किया, जिसके बाद ईरान की ताकत और ज़्यादा बढ़ी, वो बिल्कुल अब रेडी मोड में है, वॉर मोड में है, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत इजराइल पर जवाब दिया जा सके, हमला किया जा सके। साथ ही वजह नंबर 5 है, ईरान ने सैन्य और एटमी ठिकानों का पता कर लिया है और वहाँ गुप्त मिसाइलें लगाई हैं। यानी ऐसी जगह से ऐसी जगह पर वार करना जहाँ से नुकसान सबसे ज़्यादा हो। उधर नेतन्याहू और उनका पूरा जो परिवार है वो बंकर में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि नेतन्याहू ये जान रहे हैं कि अब ईरान इजराइल पर कभी भी धावा बोल सकता है, कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है और इस नुकसान से बचा कैसे जाएगा, ये नेतन्याहू और बाकी जो सैन्य अधिकारी हैं इस पर विचार कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, ईरान और इजराइल के बीच में अभी हम चूंकि रूस यूक्रेन का जिक्र कर रहे थे, 2.5 साल के करीब हो गया, युद्ध न तो शांत हुआ न तो रुका। यहाँ ईरान और इजराइल में भी अब बस यही नौबत आ गई है कि वो युद्ध छिड़ जाए और फिर न जाने कब तक चले। देखिए, ईरान इससे जो उसके ऊपर इस्माइल हानिया की जो हत्या को लेकर के जो ऑपरेशन हुआ, उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा, ये बिल्कुल संभावित है, इमिनेंट है। और ये जो ईरानियन रिस्पॉन्स है वो कभी भी आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और ये इस बात की भी आशंका है कि जब इजराइल तीसरा वाव, जो उनका एक शोक दिवस होता है, शोक के तौर पर वो त्यौहार मनाया जाता है और वहाँ पर मॉर्निंग का ये पूरा दिन होता है, इस दिन भी जो है संभव है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर कोई हमला किया जाए। इस बात की ज़्यादा प्रबल संभावना है कि जो ये ईरानियन रिस्पांस है वो प्रॉक्सीज के माध्यम से ज़्यादा बड़े तरीके से आ सकता है और हिजबुल्ला इजराइल पर बड़े हमले कर सकता है और हुती भी कुछ ऐसे ऑपरेशन कर सकता है। तो जाहिर है कि वर्तमान समय में इजराइल के ऊपर मल्टीपल फ्रंट पे जो हमले का खतरा है और ये बिल्कुल इजराइल इस बात के लिए तैयार है, वो अपने आप को हाई अलर्ट मोड में रखा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी पूरी जो शक्ति है, पूरी माइट वहाँ पर तैनात कर रखी है। और ये मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि चाहे वो ईरान हो या ईरानियन प्रॉक्सीज हो, हिजबुल्ला और हुती हो, ये जो हमले करेंगे इसको डिफेंड करने के लिए इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस समय पूरी तरीके से तैयार हैं।
और ऐसे जो भी तैयार है और वो prototype होंगे, जो भी तैयारियां missile- उस स्तर पर की गई हैं। जब युद्ध छिड़ जाएगा तो क्या कुछ जरूरत होगी, क्या मेडिकल इमरजेंसी होगी, कैसे बंकरों का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे आम लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेतन्याहू तो अपनी फैमिली के साथ बंकर में शिफ्ट हो ही गए हैं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, आयतुल्लाह खामेनेई की इजरायल को लेकर सीधे तौर पर धमकी सामने आई है। ईरानी मिलिट्री के पास मैदान में डटे रहने की क्षमता है और अब यहाँ पर सीधे तौर पर कह दिया गया है कि युद्ध का मैदान अब तय करेगा कि कौन आगे रहेगा और कौन पीछे। इजरायल को करारा जवाब देने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। खामेनेई के इशारे का ही बस इंतजार है और युद्ध बस छिड़ने ही वाला है। ऐसे में खामेनेई ने कह दिया है कि इजरायल को करारा जवाब देने में हम सक्षम हैं और यूएस के टारगेट पर किस तरीके से इन हालातों के बीच में ईरान है ये भी आपको जानना चाहिए। इधर ईरान की तरफ से दावे बड़े बड़े हैं, उधर अमेरिका कह रहा है इजरायल के साथ हम खड़े हैं। अब कैसे अलग अलग तरीके से ईरान पर नजर रख रहा है अमेरिका, आप जानिए। नेवल पोर्ट जहां पर अंजाली पोर्ट, नौशहर पोर्ट, अमीराबाद पोर्ट, इमाम खामेनेई पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट और चाबहार पोर्ट, ये वो अलग अलग पोर्ट्स हैं जिन पर अमेरिका की पूरी नजर है। यूएस के टारगेट पर ईरान के ये नेवल पोर्ट हैं, यानी कि ईरान को अगर नुकसान पहुंचाना है तो अमेरिका जानता है कि डिप्लॉयमेंट कहां करना है, कैसे वार करना है, कैसे ईरान को रोकना है या फिर पीछे हटाना है। उधर खामेनेई कह रहे हैं युद्ध छिड़ जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। मेजर शाह, अभी तक कौन आगे कौन पीछे लग रहा है? दोनों की तरफ से बोथ हैव टू बाय इट, दोनों की तरफ से भारी है, तो कोई आगे पीछे कोई नहीं लग रहा। मेरे को लग रहा है दोनों की तरह भीषण नुकसान होने वाला है गंभीर तरीके से। अब तक क्या हुआ कि इजराइल, जितने भी अरब राष्ट्र हैं, उन्होंने कोशिश करी कि वो इजराइल पे हमला करें या कुछ करें, इन्हें भारी पड़े, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए अब तक। इजराइल ने इनको हमेशा हराया था, हमेशा। तो इस बार ईरान ने बोला कि भाई क्यों ना हम एकजुट होकर, ओआईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये भी एक पन्ने पे नहीं है। हाँ। ये सब बटे हुए हैं, कहीं ने सबको अपना अपना इंटरेस्ट प्यारा है, तो ये एक साथ है नहीं और थे, और मुश्किल है इनको एक साथ होना। ईरान चाहता है कि वो नेता बन जाए पूरे मिडिल ईस्ट का, जो सऊदी अरेबिया का स्टेचर है उस तरीके का स्टेचर ईरान का बन जाए। तो ईरान ने क्या करा इस बार, एकजुट होकर लेबनान से हिजबुल्लाह को, यमन और इजराइल में तो हुती और ईरान में तो हुती रिबेल्स हैं ही हैं। इसके अलावा हमास, जितने भी, हमास की इतनी ताकत में से अभी रही नहीं, हिजबुल्लाह की थोड़ी बहुत ताकत फिर भी है। यानी आप कह रहे हैं कि ईरान ने जो अभी तक किया है उससे 10 कदम आगे बढ़ के ईरान सोच रहा है, लेकिन उधर तैयारी इजराइल की भी है, इसीलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है कि कौन आगे कौन पीछे या कौन किसको पटखनी इस युद्ध में देने वाला है। और ये भी बड़ा सवाल है कि युद्ध अगर छिड़ता है तो क्या ऐसे ही सालों तक लंबा खिंचेगा जैसा रूस यूक्रेन के बीच में जारी है। मेजर शाह, संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे।